तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, और इसमें सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस टर्म पे दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए इसकी मैं एक एनालॉजी ले रहा हूँ, यहाँ पर एक डिफरेंट सिचुएशन के साथ में मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। सपोज़ मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ रेट ऑफ वाटर कलेक्शन के साथ। रेट ऑफ वाटर कलेक्शन, सपोज़ बारिश हो रही है, रेन आ रही है और कोई पॉट है जिसमें हम रेन वाटर कलेक्ट कर रहे हैं। तो सपोज़ जो पॉट है, बर्तन है, वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है और ये इसका एरिया है जिसके थ्रू रेन वाटर इसमें एंटर कर रहा है। तो सपोज़ रेन वाटर इज़ एंटरिंग लाइक दिस। तो जो रेन वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो रही है इसके अंदर, वो रेन वाटर का कलेक्ट होना किस पे डिपेंड करेगा? तो पहली बात तो ये है कि ये एरिया कितना बड़ा है, ठीक है। एरिया पे डिपेंड करेगा कि ये एरिया कितना है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रेन वाटर कलेक्ट होगा उतने ही टाइम में, यानी कि रेन वाटर कलेक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। अगर आप एरिया बढ़ा दोगे यहाँ पे तो दिस एरिया इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके साथ साथ जो रेन है उसकी इंटेंसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है यहाँ पर कि किस रेट से वो कलेक्ट होगा। तो उस फैक्टर को मैं नाम दे रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ दिस रेन। तो रेन की वेलोसिटी या जो फ्लो आ रहा है उस फ्लो की क्या वेलोसिटी है। लेकिन इन दोनों का होना सफिशेंट नहीं है। अगर आप इस पोर्ट को रोटेट कर दो सपोज़, ठीक है, और मान लो पूरी तरीके से रोटेट करके आप इसको इस तरीके से ले आओ, लेट्स से कि आपने इसको ऐसे कर दिया है, 90 डिग्री रोटेट कर दिया आपने इसको इस तरीके से। तो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद आप देखोगे कि रेन तो बस केवल टच करते निकल जाएगी, लेकिन कोई भी रेन वाटर कलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस केस में आप बोल सकते हो कि एक तरीके से मैक्सिमम वाटर कलेक्शन हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप इसको इस तरीके से घुमाते गए, रोटेट करते गए, और जो आप बिल्कुल कंप्लीटली आप इसको इस तरीके से ले आए, तो रेन वाटर कलेक्शन कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और यहाँ पर तो आप बोलोगे कि बिल्कुल जीरो हो गया। यहाँ पर देर इज़ नो रेट वाटर कलेक्शन, देर इज़ नो रेन वाटर कलेक्शन। तो वाटर कलेक्शन का जो रेट है वो रेट यहाँ पर जीरो हो गया। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हम रोटेट करते जा रहे थे तो वो कम होता चला जा रहा था, तो इट वाज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेट से जीरो रेट पर हम पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये किस तरफ इशारा करता है, किस तरफ इंडिकेट करता है। तो एरिया होना ज़रूरी है, डेट इज़ फाइन। रेन वेलोसिटी परफेक्ट, ये भी होना ज़रूरी है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब ज़्यादा वाटर कलेक्ट हो पाएगा। लेकिन इन दोनों के होते हुए भी यहाँ पे ये दोनों है, वेलोसिटी भी है, ये एरिया भी है, लेकिन दोनों का होना भी कुछ नहीं कर पा रहा अगर हमने इसको सही तरीके से नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ओरिएंटेशन है, दैट ओरिएंटेशन ऑल्सो मैटर्स। तो एरिया, वेलोसिटी एंड इट्स ओरिएंटेशन, ये सारे यहाँ पर मैटर कर रहे हैं जब मैं इसमें रेन वाटर कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। ये तो हो गया हमें जो चीज़ें फील हो रही हैं, समझ में आ रही हैं। लेकिन अगर मैं इसे मैथमेटिकल फार्मूले से अगर फॉर्मुलेट करना चाहूँ, एक मैथमेटिकल फार्मूला बताना चाहूँ कि व्हाट इज़ दैट मैथमेटिकल फार्मूला अकॉर्डिंग टू विच द रेन वाटर कलेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली, ठीक है, एक मैथमेटिकल टर्म में हम उसे किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसका जवाब यहाँ से आता है कि वी कैन कैलकुलेट दिस यूजिंग एरिया वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। आप ये करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप चाहो तो मॉड लगा लो यहाँ पर, अगर आपको इसका नेगेटिव आने का अगर कुछ खतरा लगता है तो दिस इज़ मॉड ऑफ ए डॉट वी। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो आप जानते हो कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, सपोज ये सरफेस है, इस सरफेस को मैं इसके एरिया वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब एरिया वेक्टर में प्रॉब्लम ये होती है कि कोई एरिया वेक्टर बोल सकता है कि लेट्स से दिस इज़ माई एरिया वेक्टर, कोई बोल सकता है कि दिस इज़ एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। तो कोई अगर इस तरीके से ले लेगा तो एरिया और वेलोसिटी में जो एंगल है 180 डिग्री हो जाएगा। कोई अगर इस तरीके से लेगा तो एरिया और वेलोसिटी में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। आप देखोगे दोनों ही से ए डॉट वी का जो मैग्नीट्यूड है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट वी हैव टू केयर अबाउट द मैग्नीट्यूड। इसमें एरिया का जो यहाँ पे साइन, यहाँ पे एरिया का जो डायरेक्शन है उसका कोई खास मतलब है नहीं यहाँ पर। बस हमें इस बात से मतलब है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ वाटर कलेक्शन। और ये जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो एक तरीके से वेल डिफाइंड भी नहीं है। हम अगर कहीं लेना चाहें तो बोल सकते हैं कि ठीक है मैं एरिया वेक्टर बाहर की तरफ रखूँगा, मैं एरिया वेक्टर यहाँ पर इधर की तरफ रखूँगा, तो वो हमारा अपना कन्वेंशन हो सकता है, लेकिन कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं है। और अल्टीमेटली जब हम मॉड लेंगे तो उस मॉड में वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, मॉड विल टेक केयर ऑफ दैट। तो अल्टीमेटली बात आ रही है अब यहाँ पे एरिया वेक्टर की। तो एरिया वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मैं तो जीरो ही मान के चलता हूँ, पाई का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव देगा, बस -1 देगा और 0 1 देगा। तो ए और बी एक डायरेक्शन में दिख रहे हैं। मैं अगर वेक्टर वाइज बात करता हूँ तो ए और बी एक डायरेक्शन में दिख रहे हैं। और अगर सरफेस वाइज बात करें, क्योंकि एरिया वेक्टर के साथ प्रॉब्लम ये होती है
कि अगर मान लीजिए ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, वर्टिकल हो जाएगा। अगर कोई सरफेस वर्टिकल होगी, उसका एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इस तरीके का मिसमैच रहता है जब हम सरफेस के ओरिएंटेशन की बात करते हैं और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एरिया सपोज हॉरिजॉन्टल है, सरफेस हॉरिजॉन्टल है, एरिया वेक्टर विल बी वर्टिकल। तो जो वेलोसिटी है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर अगर मैं सरफेस के हिसाब से बोलता हूँ कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, अगर मैं एरिया वेक्टर के हिसाब से बोलता हूँ तो वेलोसिटी एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है। यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज योर एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, और जैसे 90 डिग्री हुआ तो ए डॉट वी फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और इन बिटवीन ए और वी के बीच में कुछ और एंगल होगा जो कि 0 और 90 डिग्री से कुछ अलग होगा। तो उसके लिए उस बीच का रास्ता है, उस बीच की वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो दिस इज़ इंडिकेटिंग द मैक्सिमम एंड दिस इज़ इंडिकेटिंग द मिनिमम। और इनफैक्ट जो हम पढ़ते हैं वहाँ पे, जो अपना फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप कंटिन्यूटी इक्वेशन वगैरह पढ़ते हो, और उसमें भी पाइप में जो आप यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट की बात करते हैं कि किस रेट से लिक्विड फ्लो हो रहा है। बेसिकली ये जो है वो वॉल्यूम फ्लो रेट है, इसके जो यूनिट होगी मीटर क्यूब पर सेकंड। एक सेकंड में इतना मीटर क्यूब जो फ्लो है वो निकल गया है किसी एरिया से। तो यहाँ पर भी हम ए इंटू वी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली हम क्या कर लेते थे कि जो एरिया है वो एरिया वेलोसिटी के ऐसे परपेंडिकुलर ले लेते थे, परपेंडिकुलर यानी कि सरफेस वाइज। तो जो भी यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर ये सरफेस है। और इसी तरीके से यहाँ पर कहीं पर भी जहाँ पर भी हम करते थे इस तरीके से इसको ऐसे दिखा देते थे। तो अगर ये एरिया A1 है और वेलोसिटी V1 है, अगर यहाँ पे एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, तो इन दैट केस वे सिंपली राइट A इंटू वी, और हम बोल देते थे कि A इंटू वी कॉन्स्टेंट होगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो एग्जैक्टली इसी लाइन पे चलते हुए वी विल डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो फ्लक्स वर्ड है बेसिकली इसका मतलब भी होता है फ्लो, समथिंग इज फ्लोइंग, समथिंग इज क्रॉसिंग सम एरिया। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लाइन्स हैं, कुछ वेलोसिटी लाइन्स हैं जो कि इस एरिया को क्रॉस करके एंटर कर रही हैं, इसके अंदर एंटर हो रही हैं। यहाँ पर अगर आप इसको समझ रहे थे तो यहाँ पे समझने अंडरस्टैंडिंग का तरीका ये था कि एरिया वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए। अगर आप सरफेस वाइज समझो तो सरफेस और वेलोसिटी टेंजेंशियल हो गए आपस में, तो देयर इज़ नो लाइन एंटरिंग इन दिस, ठीक है। दिस लाइन्स आर जस्ट टेंजेंशियल टू दिस एरिया, या फिर एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं। तो वी आर सेइंग दैट कि इसका डॉट वगैरह या जो भी रेट ऑफ कलेक्शन है वो 0 हो गया। इन द सिमिलर मैनर वी विल डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो अपना मेन टॉपिक है अब इस पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी हम कुछ इसी तरीके की बात करेंगे, किसी एरिया से कुछ लाइन के पास होने की बात करेंगे। और यहाँ पे जो लाइंस हैं बेसिकली वो लाइंस कौन सी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिनको हमने पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को क्रॉस करती हैं, जब क्रॉस करके जब एंटर कर जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं, तो हम बोलते हैं कि सम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज क्रॉसिंग दैट एरिया। जैसे सपोज अगर मैं एक इस तरीके का एरिया रखता हूँ, अब ये जो एरिया दिख रहा है वो एरिया एक मटेरियल हो सकता है। यहाँ पर ये जो बाउंड्रीज़ हैं वो एक मटेरियल की बाउंड्रीज हो सकती हैं, या हमारा एक इमेजनरी क्रिएशन हो सकता है कि हमने एक इमेजनरी इस तरीके का एक एरिया बना करके दिखा दिया। और सपोज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो इस तरीके से इसे क्रॉस कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर क्रॉसिंग लाइक दिस। तो वी विल से कि ये जो लाइन्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वो इस एरिया को क्रॉस करके जा रही हैं, दैट सम फ्लक्स इज क्रॉसिंग, एक फ्लो चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअल में एक लिक्विड का फ्लो है, यहाँ पे ये जो फ्लो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो लग रहा है कि कुछ फ्लो आ रहा है और वो इसको क्रॉस करता हुआ निकल जा रहा है, ठीक है। तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। और ये इस तरीके से भी एरिया हो सकता है। तो एरिया कैन बी इन एनी ओरिएंटेशन, आप इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के रोटेट करके भी इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हो। तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से रोटेट करके यहाँ पे इसको रख दिया गया। सपोज़ ये ऐसे था तो यहाँ पर इसको लेट्स से थीटा एंगल से मैंने ऐसे रोटेट कर दिया और इस तरीके से रख दिया इसको कम्प्लीटली अगर मैंने ऐसे रोटेट करके रख दिया और लाइन जो हो गई वो इसके प्लेन में आ गई, टेंजेंशियल आ गई, तो आप बोलोगे कि कोई फ्लक्स क्रॉस करके नहीं गुजर रहा है इसको, क्योंकि जो लाइन्स है जस्ट टेंजेंशियल है, लाइन्स आर नॉट क्रॉसिंग, क्रॉस करके आर पार नहीं हो रही यहाँ पर वो। तो फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स आप बोल सकते हो मैक्सिमम है। जैसे जैसे आप रोटेट करते जाओगे, रोटेट करके फाइनली ऐसा कर दोगे तो फ्लक्स बोलोगे कि 0 है। तो फ्लक्स डेफिनेटली किस बातों पे डिपेंड करेगा, पहली चीज़ तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में पढ़ा हुआ है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे ज़्यादा होता है तो क्या होता है, लाइन्स क्लोज होती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिखाई जा रही है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से दिखाई जा रही है। तो दो अलग अलग आपको ये डायग्राम अगर दिए जाएँ और
फिर ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कहाँ ज़्यादा होने के चांसेस लग रहे हैं, किस डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो ये विल से कि इस डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर या ज़्यादा होने के चांसेस या डेफिनेटली आप बोलोगे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर गैप ज़्यादा है, यहाँ पर गैप कम है। तो गैप कम या ज़्यादा को देख करके आप डिसाइड कर लेते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। जैसे अगर आप यहाँ पर इस तरीके के एरिया रखते हो, यहाँ पर अगर आप इस तरीके के एरिया रखते हो तो आप बोलोगे कि यहाँ पर ठीक है, ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर रही हैं। अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप ज़्यादा लाइन क्रॉस करने से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा है और यहाँ पे फ्लक्स कम है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है उतना ही एरिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है उतना ही एरिया, तो डेफिनेटली यहाँ से फ्लक्स ज़्यादा पास होगा। तो जैसे अभी हमने डिसाइड किया था कि जो रेन वाटर कलेक्शन है वो ए पे डिपेंड करेगा, वी पे डिपेंड करेगा, और उनका ओरिएंटेशन किस तरीके से है। तो ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, फिर एरिया ऑब्वियस है कि अगर आप यहाँ पर अगर आप ज़्यादा छोटा एरिया अगर आप कहीं रख दोगे तो उसमें फिर ज़्यादा कम फ्लक्स पास होगा, फिर यहाँ पर उसमें कम लाइनें गुजरेंगी, और उसके साथ साथ ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है कि आपने एरिया को रखा कैसे हुआ है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं फ्लक्स को एक नॉर्मल तरीके से यहाँ पे डिफाइन करूँ तो फ्लक्स को जनरली आप फाई से रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दिस फ्लक्स इज़ गिवन बाय ई डॉट ए। आप देखोगे कुछ वैसे ही यहाँ पर है, जैसे वहाँ पे एरिया और वेलोसिटी का डॉट यहाँ पे लिखा था मैंने, यहाँ पे जो डॉट लिखा गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट लिखा गया है। एरिया वही बात है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कुछ इस तरीके से हो गया है। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है इनके बीच में तो आप लिख सकते हो कि जो फ्लक्स है वो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। आप हमेशा बस, जब तक साइन के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं तो आप हमेशा बस पॉजिटिव आंसर करेंगे कि यानी कि जो भी ए डॉट ए है, भले आप एरिया किधर भी ले लो, फाइनली आप मॉड लगा लो, उससे आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे एरिया वेक्टर इज़ लाइक दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज़ लाइक दिस, एंड दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री बन गया, और यहाँ पे फिर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे आप फ्लक्स लिखोगे तो सिंपली ई इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि एंगल इज़ ज़ीरो, एंगल इज़ जीरो, यहाँ पे एंगल इज़ 90 डिग्री। लेकिन अब इसमें भी कई सारी नॉन यूनिफॉर्म केसेस आ सकते हैं। जैसे मैंने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है तो उस फॉर्मूले मैंने एज्यूम किया है कि अब जैसे आप पूरे एरिया पे फ्लक्स निकालते हो, फ्लक्स निकालने का मतलब क्या है कि ये जो पूरा एरिया आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस तरीके से, इस पूरे एरिया से कुछ फ्लो होके निकल रहा है, वो इस छोटे से एरिया से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, इस पूरे एरिया से कुछ फ्लो होके निकल रहा है यहाँ पे। और जो फ्लो होके यहाँ से इस एरिया से निकल रहा है, बस हमें उसी का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाना है कि वो क्या चीज़ है, वो कितना है जो फ्लो होकर यहाँ से निकल गया। तो वो तो यहाँ से भी निकल रहा है, 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 यहाँ से भी निकल रहा है। तो मैंने जब इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिखा है तो मैंने इसको किस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए लिखा है, व्हेन दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड व्हेन ई एंड ए आर यूनिफॉर्म। तो मैंने ये समझ के लिखा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर यूनिफॉर्म हो तो आप सिंपली बस ये देखोगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ एरिया, बस दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप ले लोगे और उससे सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा इसमें। लेकिन अगर मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाए, लेट से मान लीजिए एरिया यही है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, लेट से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया, लेट से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया, लेट से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 हो गया। मान लीजिए डायरेक्शन में चेंज नहीं भी हो रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज मान लीजिए चेंज हो रहा है, ये भी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड में चेंज ना हो लेकिन डायरेक्शन में यहाँ पे चेंजेस आ जाएँ, यहाँ पे किस इस डायरेक्शन में हो गया, यहाँ पे किस इस डायरेक्शन में हो गया, लेट से डायरेक्शन में चेंजेस हो जाए, या हो सकता है कि डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस हो जाए, दोनों तरीके के चेंजेस हो जाए। तो जब चेंजेस इस तरीके के आने लगेंगे तो फिर आप यहाँ पर जो फ्लक्स निकालोगे छोटे छोटे एरियाज़ पे निकालोगे कि इस छोटा सा एरिया डी ए ले लिया, वहाँ पे फ्लक्स निकाल लिया। तो जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पर ये जो एरिया है, छोटा सा एरिया, यहाँ पर डी ए लिखा, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा और डी ए वैक्टर मान लीजिए ये बन गया आपका, और उनके बीच में एंगल देख लिया और इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकाल लिया, फिर इस छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकाल लिया, फिर यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सकता है वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज वेरी कर सकता है, डायरेक्शन वाइज वेरी कर सकता है, या हो सकता है कि दोनों ही तरीके से वो वेरी कर जाए। ठीक है, तो फिर आपको इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा, आपको छोटे छोटे एरिया से फ्लक्स निकालना पड़ेगा। और हो सकता है कि एरिया भी नॉन यूनिफॉर्म है, एरिया कैन ऑल्सो भी नॉन यूनिफॉर्म। जैसे मान लीजिए आपने ये प्लेन एरियाज़ लिए हैं, तो प्लेन एरिया में क्या होगा, अगर आप यहाँ पर भी एरिया वेक्टर लेते हो तो वही डायरेक्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर भी अगर आप एरिया वेक्टर लेते हो तो वही डायरेक्शन मिलेगा, हर जगह आपको वही डायरेक्शन मिलेगा। लेकिन सपोज़ आपने यहाँ पर एक स्फेयर ले लिया, सपोज़ अगर आपने स्फेयर ले लिया यहाँ पे, तो स्फेरिकल या किस इस तरीके की सरफेस अगर आपने ले ली
तो क्या होगा यहाँ पे कि हर एक छोटे छोटे जो एरिया के पैचेस है यहाँ पे एरिया वेक्टर ऑब्वियस है कि सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे एरिया वेक्टर इस तरीके से हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर के जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी लगातार बदलते जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह उतना ही हो, लेकिन क्योंकि एरिया वेक्टर यहाँ पे अपना डायरेक्शन लगातार चेंज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल भी लगातार यहाँ पे क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो उससे भी फिर नॉन यूनिफॉर्मिटी बन जाएगी, ए डॉट डी ए की वैल्यू हर जगह पे फिर अलग अलग आने लग जाएगी यहाँ पे। तो किसी भी तरीके का अगर नॉन यूनिफॉर्म केस है, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्मिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे एरिया की वजह से हो, यू हैव टू यूज़ इंटीग्रेशन। तो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, तो इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी यूज़ इंटीग्रेशन। तो आप डी फाई लिखोगे, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। एक छोटे से एरिया से आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, देन यू विल इंटीग्रेट विथ प्रॉपर लिमिट्स और जो भी है। तो आपको कोई एलिमेंट या इस तरीके का लेना पड़ेगा यहाँ पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। एरिया में नॉन यूनिफॉर्मिटी कैसे आती है, तो जनरली जो एक प्लेन एरिया होता है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेन एरिया है, तो एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से रहेगा हर जगह पे। लेकिन अगर मान लीजिए यही कर्व टाइप का एरिया है, सिलेंडर है या स्फेयर है या फिर कुछ क्यूब ही है, मान लीजिए क्यूब में भी जो सरफेसेस होंगी इसके लिए एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, इसके लिए एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा। तो जब भी एरिया वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज करने लगे तो इसका मतलब है कि वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो एरिया इज नॉन यूनिफॉर्म फॉर स्फेयर, सिलेंडर, क्यूब वगैरह जो भी हैं। तो जनरली यहाँ पे इनके लिए जो एरिया होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म के तो आप हज़ारों केसेस बोल सकते हो, कोई भी रैंडम टाइप का आपने बता दिया सरफेस, कुछ भी कर दिया यहाँ पे। तो कर्व टाइप का कुछ होना चाहिए, और इसमें कर्व भी नहीं है तो इस तरीके के सरफेसेस का ओरिएंटेशन अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंगली एरिया वेक्टर अलग अलग हो जाएगा। तो सिर्फ अगर एक प्लेन सरफेस अगर हो इस तरीके से कुछ यहाँ पर, अब वो प्लेन सरफेस सर्किल भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है वो प्लेन सरफेस, तो एक प्लेन सरफेस टाइप का हो तो उसके लिए एरिया वेक्टर यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर इस तरीके से घूमती हुई सरफेस हो, यहाँ पर ऐसा हो सिलेंडर हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए एरिया वेक्टर विल बी नॉन यूनिफॉर्म। और जब भी कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी आएगी तो हमें ध्यान रखना होगा कि फ्लक्स की कैलकुलेशन फिर इससे होगी। फ्लक्स के कैलकुलेशन के कंसेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज एक स्क्वायर एरिया यहाँ पर है, और ये जो स्क्वायर एरिया है वो वाईजेड प्लेन के पैरेलल यहाँ पर रखा हुआ है। तो इट इज़ केप्ट पैरेलल टू दिस वाईजेड प्लेन। इसके जो साइड है वो ए के इक्वल है, साइड इज इक्वल टू ए। और ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो a, 0, 0, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज a। तो हमें फ्लक्स पता करना है फॉर डिफरेंट केसेस। तो मैंने कई सारे केसेस दिए हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म लेते हुए। तो पहला केस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सम ई नॉट इज कॉन्स्टेंट, ई नॉट आई कैप। तो ई नॉट आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड है और मेरे को फ्लक्स कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो आप चाहो तो यहाँ पे इसको कंप्लीटली एरिया वेक्टर वगैरह कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, या थोड़ा हम इसको विजुलाइज करके भी आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो अगर आप एरिया वेक्टर लिखते हो तो एरिया वेक्टर जो होगा, क्योंकि ये वाईजेड प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो कोई चाहे तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में ले सकता है या फिर एक्स के अपोजिट ले सकता है। तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस पॉजिटिव आंसर आने से मतलब है। बस हम आंसर को पॉजिटिव दिखाएंगे, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। तो मैं जो एरिया वेक्टर है वो भी इधर की तरफ ही यहाँ पे ले लेता हूँ इसमें, जिससे कि आंसर आपको दिखेगा कि पॉजिटिव आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आई कैप डायरेक्शन में है। तो ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया हमारा यहाँ पे। तो पहला केस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ई नॉट आई कैप। तो मैं इसे डायग्राम में इसको करने जा रहा हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इस एरिया को क्रॉस करता हुआ जा रहा है बिल्कुल। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरीके की हैं कि जो एरिया या सरफेस है वो सरफेस इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, या फिर आप कह लो कि जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। तो सिंपली फर्स्ट में जो हमारा आंसर होगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए हो जाएगा। और एरिया वेक्टर आप देख सकते हो कि एरिया वेक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज ए स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ए नॉट। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पर, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, ए नॉट इंटू ए स्क्वायर। अच्छा, यूनिट्स क्या होंगे यहाँ पे फ्लक्स के? तो फ्लक्स के जो यूनिट्स हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट को न्यूटन पर कुलाम अगर बोलते हो तो न्यूटन पर कुलाम इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर अगर आप इसको वोल्ट पर मीटर बोलते हो
तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि वोल्ट इंटू मीटर यहाँ पर इसकी यूनिट हो जाएंगे फ्लक्स की। जो सेकंड केस है यहाँ पे, तो सेकंड केस ये एरिया इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। सेकंड केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पर वाई डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियस है कि ये जो एरिया है, इस एरिया के टेंजेंशियल लाइन बनेंगे और क्रॉस नहीं करेंगे। अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो फ्लक्स विल बी जीरो। ये फिर अगर आप इसको एरिया वेक्टर समझना चाहो तो एरिया वेक्टर और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो सेकंड केस में फ्लक्स जीरो होगा। और इस तरीके से आप देख सकते हो जो थर्ड केस है उसमें भी यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। तो अगेन जो सरफेस है, सरफेस के पैरेलल यानी कि सरफेस के टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और थर्ड केस में भी आप देख सकते हो कि आंसर विल बी जीरो। कोई फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रहा है, यानी कि जस्ट टेंजेंशियल हो रही है लाइन्स यहाँ पे। जो फोर्थ है यहाँ पे, फोर्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करवाया गया एक्स के साथ साथ। जैसे जैसे एक्स में आप आगे बढ़ते चले जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाता है, एक्स इंक्रीज होता चला जाता है। लेकिन हमने जो एरिया यहाँ पे रखा हुआ है वो एरिया इस तरीके का है कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह पे होगा, क्योंकि इस एरिया के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अगर आप चलते जाओगे तो आप एक्स में मूव नहीं कर रहे हो, क्योंकि इट इज़ केप्ट परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। तो इस पूरे एरिया के लिए, फॉर द होल एरिया, यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो सिंपली ए के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं फोर्थ को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ए फॉर स्क्वायर, पूरे स्क्वायर के लिए यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो वेरिएबल था, लेकिन इस पूरे एरिया पे हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो इसके जो छोटे छोटे पैचेस होंगे, हर एक पॉइंट होगा, यानी कि तो हर एक पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना ही देखोगे। कितना देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ई इज इक्वल टू एक्स को ए रखेंगे तो ए बाई ए वन हो जाएगा। तो दिस इज़ ई नोट आई कैप। तो वैसे नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें जो फ्लक्स कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये हमें यूनिफॉर्म ही दिख रहा है ये, ठीक है। तो बिल्कुल जैसा फर्स्ट था केस वैसे ही हो जाएगा, ए नोट आई कैप पूरे एरिया के ऊपर और लाइन क्रॉस कर रही हैं, तो दैट मीन्स फ्लक्स विल बी ई नॉट ए स्क्वायर। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर स्पेसिफिकली एरिया वेक्टर को डिफाइन कर दिया जाए किसी क्वेश्चन में, अगर किसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि आप एरिया वेक्टर को इस डायरेक्शन में ही लो यहाँ पे, ठीक है, तो फिर आप जैसे फर्स्ट का आंसर या इसका जो आंसर है फिर आप उसको नेगेटिव कर दोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो माइनस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेंशन कर दिया गया है तो इन दैट केस वी आर बाउंड टू टेक द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन लेना पड़ेगा और प्रॉपरली डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन जनरली क्वेश्चन में यही बोला जाता है कि फाइंड द फ्लक्स। जैसे मैंने भी यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी है उस लैंग्वेज में इट इज़ ओनली रिटन कि फाइंड द फ्लक्स, और फाइंड द फ्लक्स का मतलब सिंपली यही है कि बस वी नीड द मैग्नीट्यूड ओनली, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए उसके, यानी कि जो एरिया वेक्टर और ई के बीच में क्या एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है, प्लस माइनस आएगा उससे कोई मतलब नहीं है। वी नीड द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स ओनली। तो आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट में यहाँ पर फिफ्थ में क्या करना है वो देख लेते हैं। तो फिफ्थ में वाई के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, यानी कि अगर आप इस पे पॉइंट्स लेते जा रहे हो वाई में, यानी कि ये पॉइंट लिया, ये वाई कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। डेफिनेटली वाई के तो कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए अलग होते चले जाएंगे। तो वाई के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन देखिए किधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे वाई एक्सिस की तरफ ही है। तो भले ही वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, लेकिन है तो इसी डायरेक्शन में। और अगर इसी डायरेक्शन में है तो हर जगह पे एरिया वेक्टर के साथ डॉट यहाँ पे जीरो आता चला जाएगा। तो वेरिएबल नॉन वेरिएबल डजेंट मैटर, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया है यहाँ पे, तो फ्लक्स इज डेफिनेटली जीरो। कुछ भी फंक्शन दिया गया लेकिन जेकब दिख गया तो सीधे यहाँ पे आंसर हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। अब के बार इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन वाई के साथ साथ हो रहा है, ठीक है, और लेकिन डायरेक्शन भी आई कैप है, यानी कि आई कैप डायरेक्शन का मतलब है कि वो एरिया को क्रॉस करके जाएगा। एरिया को क्रॉस करेगा तो इसका मतलब फ्लक्स होगा फिर यहाँ पर। और फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कुछ है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कुछ है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट कुछ है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये चेंज होता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें अब के बार इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा एरिया वेक्टर के हिसाब से। तो एरिया वेक्टर हर जगह पे एक डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो कि हर जगह पे वेरी करता जा रहा है। तो वी नीड सम एलिमेंट, और एलिमेंट यहाँ पे किस तरीके से लिया जाएगा फॉर पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 के लिए मैं एक बार इसको रीड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम को। अब आप एक छोटा सा यहाँ पर एक इसमें एलिमेंट लोगे या एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कुछ भी लोगे इस तरीके का, लेकिन आप ऐसा एलिमेंट लो जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान सको, ठीक है। यू शुड अज्यूम द इलेक्ट्रिक फील्ड एज यूनिफॉर्म ऑन दैट एरिया। जैसे मान लीजिए एक तो एरिया यहाँ पर लेने का तरीका ये है कि आप इतना ऊपर जाओ
और उसके बाद में फिर y के साथ साथ y के पैरेलल चलते हुए इस तरीके की स्ट्रिप ले लो y dy। तो dy लेंथ के अंदर अंदर यहाँ पे जो स्ट्रिप ली गई है उसमें आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे यूनिफॉर्म होगा, यानी कि y कोऑर्डिनेट हर जगह पे उतना ही रहेगा इसके लिए। लेकिन अगर किसी ने इस तरीके का स्ट्रिप ले लिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ही y कुछ है, यहाँ पे वहाँ पे हर जगह y चेंज होता चला जा रहा है। तो यू डोंट हैव टू टेक ए स्ट्रिप लाइक दिस, यू हैव टू टेक ए स्ट्रिप लाइक दिस सो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर एक पॉइंट पे यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट किया जा सके। ठीक है, यही आइडिया होता है एलिमेंट लेने का। तो सिक्स्थ में आप पहले इससे फ्लक्स निकाल लो। तो d5 इलेक्ट्रिक फील्ड y कोऑर्डिनेट पे कितना है, तो E0 y/a। ठीक है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो a² आ जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट कर लो विद प्रॉपर लिमिट्स, और सॉरी जो एरिया है वो a² नहीं होगा, एरिया इज़ ये तो a है और ये dy, तो एरिया इज़ a इंटू dy। प्रॉपर लिमिट्स आर y के लिमिट्स, तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे 0 से लेकर के a तक, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे E0 a/2 आ जाएगा आंसर। तो ये यहाँ पे फ्लक्स हो गया, और फ्लक्स आप देख लो कि E0 a²/2 आ जाएगा। आप देख सकते हो सिंपली यहाँ पे कि ये कम आ रहा है E0 a² से, और कम इसलिए आ रहा है क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, और जब y को आप a रखोगे तब E0 के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एवरेज E0 से कम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E0 से कम है तो फ्लक्स भी कम आना चाहिए था। जैसे पहले केस में E0 a² वगैरह आ रहे थे इस तरह के आंसर्स, लेकिन अब E0 a²/2 आ रहा है। अगर मान लीजिए आपको z के साथ में दे दिया जाता है, लेट्स से कि E इज इक्वल टू E0 z/a और i कैप। ठीक है, अगर i कैप के अलावा कुछ और j कैप k कैप होगा फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर जो एलिमेंट लेना पड़ेगा वो एलिमेंट कुछ इस तरीके से लेना पड़ेगा कि आप हर जगह पे z को कॉन्स्टेंट कर सको। तो फिर आप ये वाला एलिमेंट लोगे जो मैंने इस डायग्राम में दिखा रखा है, z dz। तो ये पूरा जो dz है इसमें हर जगह z वो उतना ही रहेगा, और आप फिर इसको इस तरीके से कर पाओगे एग्जैक्टली जैसे इसमें किया गया, वही आंसर इसके लिए भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे फ्लक्स से रिलेटेड। तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ E0 i कैप, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक एरिया जो यहाँ पे ले रखा है वो एरिया ये वाला है। आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि एक क्यूब जिसके साइड ए है उसका ये स्लांट वाला एरिया है। ठीक है, यू कैन इमेजिन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्यूब वगैरह फॉर्म कर रखा है। इसमें हो सकता है कि इसको डायरेक्टली भी दे दिया जाए यहाँ से, तो इमेजिनेशन के लिए यू कैन टेक दिस कि स्लांट है यहाँ पर, ये एक ट्यूब के अंदर इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन टाइप का दिख रहा है। तो यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस, कि इससे फ्लक्स यहाँ पे कितना गुजर रहा होगा। तो ये जो एरिया है दिस इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का एरिया है। या फिर अगर आप सामने से देखोगे तो बस आपको एक लाइन के फॉर्म में बस ऐसे दिखाई दे देगा यहाँ पर ये। तो इसकी जो साइड है ये वाली साइड तो क्या हो जाएगी a√2, तो इसका जो एरिया है वो एरिया हो जाएगा a²√2, एक रेक्टेंगल बन जाएगा यहाँ पर ये a इंटू a√2, ये इसका एरिया हो गया। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, वो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। और ये सारे एंगल वगैरह सब 45 हो जाएंगे यहाँ पे, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये एरिया वेक्टर और एंगल यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 45। तो जब फ्लक्स यहाँ पर निकालोगे तो यू कैन से कि इट इज़ E a cos 45। E की वैल्यू जो है वो E0 के बराबर है, तो E0 रख सकते हैं। A की वैल्यू जो है वो a²√2 के इक्वल है, और cos 45 जो है 1/√2 के इक्वल है। तो आंसर इज सिंपली E0 a²। और ये जो आंसर हम लेकर के आए यहाँ पे, इस आंसर को लाने का एक दूसरा तरीका भी यहाँ पर हो सकता है। आप इसको ऐसे इमेजिन करो, यानी अब यहाँ पर जो विजुलाइजेशन है फ्लक्स की वो काम में आएगी कि फ्लक्स जो है, जब मैं यहाँ पर इसी के साथ साथ ये कंक्लूजन भी निकाल रहा हूँ साथ के साथ, कि फ्लक्स कई बार तो क्या होता है कि हम बिल्कुल जो दिया गया है बिल्कुल एग्जैक्टली उसमें जा कर के कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने वही किया, एरिया मुझे दे दिया गया, मुझे एरिया दे दिया गया, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया, फिर मैंने देखा कि ठीक है ये एक प्लेन एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बड़े आराम से मैंने ये कॉस थीटा वगैरह कर लिया और कैलकुलेट कर लिया। तो समटाइम्स तो ये है, समटाइम्स वी गो अदर वे अराउंड, कुछ अलग तरीके से यहाँ पे हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। और वो फ्लक्स कैलकुलेट करने में अब फ्लक्स का जो विजुलाइजेशन वाला पार्ट है उसको भी कई बार आप यूज़ करते हो यहाँ पर इसमें। और फ्लक्स को आप कैसे विजुलाइज कर सकते हो, तो फ्लक्स इज एसोसिएटेड विथ नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग एन एरिया। एक एरिया को कितनी लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं, एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया, एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन आपको दिया गया, एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सेटअप दिया गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सेटअप में
अगर कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, अब नंबर ऑफ लाइंस का मतलब नहीं होता, लेकिन जो भी सेटअप आपको दिया गया बस आप उसमें काउंट करने की कोशिश करो। तो कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उन लाइंस को अगर आप वहाँ पे देखो, विजुलाइज करो, तो उससे भी आप फ्लक्स का आंसर कर सकते हो। कैसे यहाँ पे कर सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए मैंने ये डायग्राम बनाया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने दिखाया यहाँ पर ये, और ये जो पूरा सेटअप है इसको मैं अगर सामने से यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ पे खड़े होकर के देख रहा हूँ सामने से जस्ट यहाँ पर इसको, तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस कि ये है, ठीक है। ये जो स्लांट है, जस्ट वो जो इंक्लाइंड प्लेन है वो तो आपको सीधा सीधा एक लाइन दिखेगा, इसकी एक लाइन दिखेगी, इसकी एक लाइन दिखेगी, कुछ ऐसा होगा। और इसी डायग्राम को थोड़ा और बेटर विजुलाइज करने के लिए आप यहाँ पे बना के दिखा सकते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई यहाँ पे। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि जितनी लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, एग्जैक्टली उतनी ही लाइंस इस एरिया को क्रॉस करेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लाइन जो है इसको तो क्रॉस कर जाए और इसको क्रॉस ना करे, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। लाइन घट बढ़ नहीं सकती, लाइन की वजह से गैप घट बढ़ नहीं सकता। यहाँ पर गैप विल बी यूनिफॉर्म, कंप्लीटली यूनिफॉर्म सिचुएशन यहाँ पर ये। तो वी कैन कंक्लूड कि जितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है, यानी अब आप उसको फ्लक्स बोलो, टेक्निकल लैंग्वेज में दैट इज़ कॉल्ड फ्लक्स। तो जितना फ्लक्स इसको क्रॉस कर रहा है उतना ही फ्लक्स इसको भी क्रॉस करेगा, वी कैन से दैट। और अगर आप इससे फ्लक्स निकाल लो तो आप बोल दोगे ठीक है, मुझे इससे निकालने की जरूरत नहीं है, इट इज़ रिलेटिवली टफ, इट इज़ रिलेटिवली ईजी, इससे निकालना थोड़ा आसान है। और ये जो एरिया है वो एरिया आप देख सकते हो कि दिस इज सिंपली ए स्क्वायर, और अभी थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन किया है तो बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। तो व्हाट वी आर सेइंग दैट कि नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया। सो फ्लक्स थ्रू दिस एरिया इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 1 बोल दूँ, इसको 2 बोल दूँ, तो φ1 इज इक्वल टू φ2। जस्ट मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी कोई प्लस माइनस नहीं है। आगे आने वाले समय में कुछ प्लस माइनस की हम बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जस्ट इट इज़ मैग्नीट्यूड। तो नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग द टू आर सेम नंबर ऑफ लाइन दोनों एरिया क्रॉस कर रही हैं, तो वी कैन से कि दोनों से फ्लक्स भी सेम पास होगा यहाँ पर। तो ये विजुलाइजेशन वाला पार्ट है, और इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये विजुलाइजेशन भी आता हो। विजुलाइजेशन से कई बार हम बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे भी जहाँ पे विजुलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी इसमें। आप विजुलाइजेशन का एक और पार्ट यहाँ पर इस तरीके से भी देखो कि जैसे मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, सपोज़ ये पॉइंट चार्ज यहाँ कहीं रखा है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। यू कैन ड्रॉ एज मेनी एज लाइंस यू कैन वांट। ठीक है, सपोज़ मैंने कुछ लाइंस यहाँ ड्रॉ कर दी, यहाँ पे ये एरोज ड्रॉ कर सकते हो इस पर। अब इसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लेट से एक एरिया ले लिया। अगर मैं उतना ही एरिया यहाँ पे भी लेता हूँ, ठीक है, करीब करीब मैं कोशिश करता हूँ कि उतना ही एरिया मैं यहाँ पर हर जगह लूँ, तो आप देखोगे कि उतने ही एरिया से जो नंबर ऑफ़ लाइंस पास कर रही हैं वो लगातार कम होती जा रही हैं। तो आप इसको देख के बोल सकते हो कि अच्छा ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे को दी गई हैं, और उतना ही एरिया मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, उतना एरिया मैं यहाँ रख रहा हूँ, उतना एरिया मैं यहाँ रख रहा हूँ, उतना एरिया मैं यहाँ रख रहा हूँ, और नंबर ऑफ़ लाइंस चेंज होती चली जा रही हैं। तो नंबर ऑफ़ लाइंस जिससे पास कर रही हैं अगर वो चेंज होती चली जा रही हैं तो फ्लक्स भी डेफिनेटली यहाँ पर चेंज होता चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर ऐसा है, मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लीजिए यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पर आपने एक एरिया रखा, सपोज़ आपने थोड़ा सा एक बड़ा एरिया रख दिया जो कि सारी लाइंस को एकोमोडेट कर ले, जितनी लाइंस है यहाँ पर है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यहाँ पर आपको दिया गया, तो आप बोलोगे कि जितनी लाइंस यहाँ से क्रॉस कर रही हैं उतनी लाइंस यहाँ से भी क्रॉस कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि इससे जो फ्लक्स होगा, इससे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स बराबर होगा। लेकिन अगर आप यही एरिया और कहीं ले जाकर के मान लीजिए अगर रख देते हैं, तो यही एरिया कुछ लाइन से मान लीजिए जो कि क्रॉस नहीं कर रही हैं, सपोज़ मैं कुछ लाइन्स और बना देता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पर अगर आप यही एरिया कहीं और भी यहाँ पर इसमें रखो, तो ये जो एरिया है इतना, इस एरिया से हो सकता है कि बाद में आपको कम लाइंस मिले। सपोज़ मैं इस एरिया को यहाँ कहीं रख देता हूँ, तो वही एरिया है, लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे कि इससे कम लाइंस गुजर रही हैं, तो इसका मतलब है कि इससे जो फ्लक्स है वो कम पास हो रहा है। तो कभी भी आपको डायग्राम खुद से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम आपको बने बनाए मिलेंगे। तो उन डायग्राम से बस आप ये देखो
कि ये जो दो एरियाज़ दिए गए, इन दोनों एरिया से अगर उन्होंने सेम नंबर ऑफ लाइंस दिखा रखी हैं, देन फ्लक्स हैज़ टू बी इक्वल। दोनों से जब फ्लक्स पास होगा फिर वो इक्वल ही पास होगा। यहाँ पर एक तरीके से क्या हुआ, जैसे यहाँ पे तो लाइंस नज़दीक नज़दीक हैं, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा है, एरिया कम है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो कंपनसेट हो गया कहीं ना कहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया क्योंकि गैप बढ़ गया, यहाँ पर धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा है, और गैप बढ़ता जा रहा है तो आपने क्या किया, एरिया बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं आपने कंपनसेट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, एरिया बढ़ा दिया तो कंपनसेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गया, एरिया कम कर दिया तो यहाँ पर कंपनसेट हो गया इसके अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है, उसी तरीके का यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से विजुलाइज करके भी वी कैन आंसर। तो फ्लक्स के कैलकुलेशन पे एक मैं एज ए होम असाइनमेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। सपोज़ एक यहाँ पर ये एक वर्टिकल टाइप का मान सकते हैं, वर्टिकल टाइप का यहाँ पर एक सिलेंडर है जो कि आधा है, हाफ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो कि हॉरिजॉन्टल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म। मैंने इसका सामने का व्यू दिखा रखा है, फ्रंट व्यू, और ऊपर से अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपको ये दिखाई देगा सेमी सर्कुलर पार्ट। तो जो सेमी सर्कुलर पार्ट है और ये जो लाइंस हैं वो इस तरीके से दिखाई देंगी, लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं इसको। तो कितना फ्लक्स इससे पास हो रहा है, रेडियस आर है और इसकी जो हाइट है वो h के बराबर आपको लेनी है। तो यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, सिलेंड्रिकल सरफेस।